प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वो गलतियां बताने वाली हूँ जो हम गलतियां करते हैं जिसके कारण हमारे रिज़ल्ट पर प्रभाव पड़ता है। और अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे, मैं आज आपको 10 गलतियां वो बताऊंगी जिसके ऊपर ध्यान रखने से आप बिना पढ़े भी पास हो सकते हैं। तो रिज़ल्ट पर प्रभाव डालने वाले ये गलतियां जो हैं वो ध्यान से देखें, समझें और उस पर अमल करें। तो अगर आप अभी तक आपने पढ़ाई नहीं भी की है तो आप आराम से पास हो सकते हैं। तो ध्यान से देखें कि पहली गलती क्या है। पहली गलती ये है कि जब हम ऊपर फिल करते हैं, जब आप कॉपी पर जब पेपर पर पढ़ते हैं, आंसर शीट को फिल करते हैं जहां आपने रोल नंबर लिखना होता है, रोल नंबर को आपने ब्लैक पेन या फिर नीले पेन से भरना होता है। काले या फिर नीला पेन ही इस्तेमाल करें और वो भी बॉल पेन होना चाहिए। बॉल पेन से ही आपने उसे फिल करना होता है। और अगर आपने दूसरा पेन यूज़ किया तो आपकी शीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी, आपका रोल नंबर माना नहीं जाएगा। और बॉल पेन को अपने अच्छे से फिल करना होता है। जैसे ये सर्कल है, OMR शीट के ऊपर जैसे भरते हैं उसी तरह से ये कॉलम होता है, इसको भरना होता है, पूरे अच्छे से फिल करना होता है अच्छे से। ये नहीं कि हल्का सा करके छोड़ दिया, नहीं, अच्छे से फिल करो, ठीक है। और बॉल पेन यूज़ करना। और साथ में अगर आपने नीला और काले पेन के बजाय आपने रेड पेन, लाल या फिर हरा पेन यूज़ किया तब भी आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो लाल और हरा पेन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो इन बातों का आपने ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। और एक तो आपने गलती की कि आपने पढ़ाई नहीं की, और अब अगर आपने पेपर सॉल्व करते समय अगर आपने ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों का, तब भी इसमें रिज़ल्ट पर असर पड़ सकता है। तीसरा बात ये है कि जब आप घर से चलो एग्ज़ाम देने के लिए तो रिलैक्स होकर चलो। रिलैक्स होकर चलने से आपका जो मनोवैज्ञानिक माइंड है, आपका जो आपके ऊपर जो असर होगा वो रिलैक्स मूड से अगर आप जाएंगे तब आप प्रश्न पत्र हल करते समय, आंसर देते समय जो है आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ पाएंगे। प्रश्नों को अच्छे से पढ़ पाने के कारण आपका जो मूड है वो धैर्य के साथ उत्तर देगा, है ना। उत्तर देना जो होता है ना वो सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि उत्तर देने के लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर देना जो है हमारे प्रश्नों में ही होता है। उत्तर हमारे प्रश्नों में ही छिपा होता है। इस बात का आप ध्यान रखें, प्रश्नों में ही उत्तर छिपा होता है। वो कैसे? जो शब्द होते हैं उन्हीं को ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ने में हमें समझ में आ जाता है कि इसी में हमारा शब्द छिपा हुआ है। जैसे कि अब ये ग्रामर देख लो, ग्रामर पोर्शन है ये, है ना। यहाँ पर प्रश्न लिखा है पदबंध छांटना है, पदबंध आपने बताना है और रेखांकित पदबंध बताना है ना। तो यहाँ पे क्या है लिखा है, ततारा एक नेक और मददगार युवक था। अब इसमें से ये ऑप्शन दिए हुए हैं, संज्ञा पदबंध या फिर सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध या फिर क्रिया पदबंध। अब ये देखो कि अगर किसी विशेष बात कही गई, किसी की विशेषता बताई गई है तब तो वो विशेषण हो गया। और अगर विशेषता के साथ ये युवक भी अगर इसमें होता, युवक क्योंकि संज्ञा है तो संज्ञा होता तो ये संज्ञा पदबंध होता। तो ये नेक और मददगार पर अंडरलाइन की हुई है, तो ये शब्द विशेषण पदबंध में ही आएंगे, क्योंकि ये शब्द विशेषण है इसलिए विशेषण है। तो बच्चों, उत्तर हमारे प्रश्नों में ही होता है। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ने के लिए इसीलिए बार बार कहा जाता है कि प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो। प्रश्न के शब्द जो होते हैं उन्हीं को अगर आप अच्छे से डिटेल्स में समझने की कोशिश करो तो प्रश्न में ही उत्तर होता है। जैसे कि यह प्रश्न है, जिस तरह से ये पठित खंड है, गद्यांश है, इसका उत्तर देखो, सतृष्ण आँखों से खीरे को किसने देखा। अब सतृष्ण
शब्द की ओर ध्यान दो, सतृष्ण माने तृष्णा से भरपूर होकर। अब यहाँ पहली लाइन में ही लिखा हुआ, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, है ना, फांकों की ओर देखा, यानी कि सतृष्ण आँखों से खीरे को किसने देखा? नवाब साहब ने। बस इसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, इसी में सारे उत्तर छुपे हुए हैं। अब यहाँ नवाब ने खीरा कैसे खाया? अब कैसे खाया? यहाँ पे देखो सूंघ कर, है ना, सूंघा उन्होंने, आंखें बंद करके उसका स्वाद लिया। अब ये कैसे लिखा हुआ है? यहाँ देखो, खिड़की के बाहर देखा और दीर्घ श्वास ली, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। यानी सूंघ कर किसने खाया खीरा? नवाब साहब ने। तो सूंघ कर खाया, तो इसलिए इसका यह ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसी खंड में ही हमारे सारे उत्तर छुपे हुए हैं। भले ही हमने आज इससे पहले नहीं पढ़ा, लेकिन आज तो पढ़ रहे हैं ना, आज तो हमारे सामने है, इसलिए जो कुछ हमारे सामने उसी में से ही धैर्य के साथ हमें उत्तर ढूंढना होता है। यही हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। और ये मनोवैज्ञानिक तरीका भी होता है। हमने जल्दबाजी नहीं दिखानी, है ना, हमने धैर्य दिखाना है। हमने एग्ज़ामिनर को ये नहीं दिखाना कि हमने पढ़ा नहीं है। इत्मीनान से उत्तर दीजिए, पढ़ने में ध्यान लगाओ, तो मनोवैज्ञानिक ढंग से अपना मनोवैज्ञानिक जो ढंग होता है ना, उसमें धैर्य रखना होता है, धैर्य की बात होती है। धैर्य रख कर अगर हम इत्मीनान से आंसर देंगे तो हमारा आंसर सही ही होगा ना। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें ये एहसास दिलाना है, हमने ये एहसास दिलाना है कि हमने पढ़ाई की है, क्योंकि वो आंसर में ही झलकेगा, है ना। पढ़ाई की है, इस बात का एहसास दिलाना है, और वो हमारे धैर्य के कारण ही होगा। और आगे छठा देख लें, एग्ज़ाम जब हम दे रहे होते हैं तो कॉन्फिडेंस हमारा जो कॉन्फिडेंस है, बिना घबराहट किए आंसर जब देना होता है, उसी में हमें पूरे नंबर मिल जाते हैं। अंक लेना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हमारा ध्यान जो है होता है प्रश्न पर पूरी तरह से पढ़ना चाहिए। प्रश्न को अगर हमने ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो उत्तर भी सही ही होगा ना। और अगर हम कहें कि जो आंसर हमने देना है, आंसर को देते समय हमें आंसर को जो देना है उसके प्रश्न को समझना होगा। प्रश्न को अगर हमने समझ लिया तो हमारा उत्तर भी सही होगा। प्रश्न को समझना होता है ना, समझने पर हमें आंसर सही मिल जाता है। जैसे कि व्याकरण के कुछ शब्द ले लेते हैं। जैसे कि ये एक वाक्य दिया हुआ है, मैं एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। अब यहाँ दौड़ा जा रहा था, इस पर अंडरलाइन किया हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित का पदबंध क्या होगा? ये स्पष्ट, इतने साफ शब्दों में हमें क्लियर पता चल रहा है कि ये सारे ही शब्द क्रिया हैं, क्रिया से संबंधित हैं। तो क्रिया से संबंधित है तो इसका मतलब ये क्रिया पदबंध ही होगा, है ना। तो अगर अब जैसे दिन रात एक करने वाला छात्र, अब यहाँ दिन रात एक करने वाला छात्र तक अगर ये अंडरलाइन होती तो हम इसे संज्ञा पदबंध बोलते। अब यहाँ लिखा क्या है, इस वाक्य में संज्ञा पदबंध। हाँ, तो संज्ञा पदबंध जो है यहाँ तक देख ले, दिन रात एक करने वाला, अगर ये होता, क्योंकि यहाँ संज्ञा पदबंध दिया हुआ है इसलिए ये इसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें गुण बताए हुए हैं, ये विशेषण है। अब यहाँ दिन रात एक करने वाला छात्र संज्ञा है, तो छात्र को, संज्ञा को संकेत करने वाले ये सारे ही शब्द समूह जो है वो संज्ञा पदबंध कहलाएंगे, इसलिए ये हमारा सही हो गया ना। इस तरह से प्रश्न को समझकर ही हम सही आंसर दे सकते हैं। अब जैसे ये है, वह गिरता पड़ता वहाँ पहुँच जाता है। गिरता पड़ता का मतलब है कि ये
क्रिया है, हमारी जो चलने की बात हो रही है, चलना क्रिया होती है और चलने के गुण को बता रहा है किस तरह से वो गिरता पड़ता हुआ। तो गिरता पड़ता यानी कि ये क्रिया विशेषण हो गया। ये रेखांकित पदबंध पूछा है क्या है, तो क्रिया विशेषण ये इसका सही आंसर हो गया। तो इस तरह से समझने की बात होती है कि गिरता पड़ता क्या होता है, चलना है ना। चलते समय ही हम गिरते पड़ते हैं ना, तो चलना यानी क्रिया है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण हो गए। तो इसी तरह से हर एक प्रश्न को समझना जरूरी होता है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। अब आगे देखते हैं कि प्रश्न में ही उत्तर होता है। ये बात भी हमारी क्लियर है कि प्रश्न में ही उत्तर होता है। ये भी हमने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि प्रश्न में ही उत्तर होता है। ये कैसे, इस बात को समझो ज़रा ध्यान से कि प्रश्न में उत्तर कैसे होता है। अब जैसे ये प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है वज़ीर अली अत्यंत दिलेर और बहादुर और साहसी व्यक्ति था। साहसी व्यक्ति था, उसके बारे में कर्नल ने क्या क्या सुन रखा था, क्या क्या सुन रखा था, यानी कि वज़ीर अली, यहीं पर उनकी विशेषताएं बता दी गई हैं। अब अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखो, इनके जो गुण हैं उनको अगर आपने ध्यान से देख लिया तो इसी से रिलेटेड ही आप छोटी सी एक कहानी भी बना सकते हैं अपने तरीके से, अपने अनुभव से। ठीक है। अब अगला, जैसे दिलेर, बहादुर और साहसी व्यक्ति था, इसके बारे में कर्नल साहब क्या क्या सोच सकते हैं, अगर आप होते तो क्या सोचते। तो इस तरह से अपने आप को उसकी जगह रख कर देखो जो आपके मन में आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव ही इसमें आंसर देना है। अब ये 3 अंक का होता है, यानी 3 पंक्तियों में अगर 3 नंबर, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, तो 1 2 3 करके 3 विशेषताएं बता दोगे तो आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे दूसरा देखो, अंडमान निकोबार से जुड़ी एक कथा आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है जो आज भी वहाँ घर घर में सुनाई जाती है, क्यों। अब यहाँ पे प्रॉपर आपने पाठ नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके अनुसार अंडमान निकोबार एक आइलैंड है, वहाँ पर पाठ्य पुस्तक में संकलित भी है, ये भी बताया हुआ है। और अगर आपने सुना हुआ पहले से पाठ में एक होता है ना कि एक निचोड़ तो हमें पता ही होता है कि हमारे पुस्तक में क्या क्या है। अगर आपको उसका नाम पता है तो आप ज़रूर उसका आंकलन करें, उसका नाम दें, राइटर का नाम दें, और साथ में अगर घर घर में सुनाई देती है तो आप इसको मन में रख कर आप अपने मन में अपने आप से भी कहानी, जैसे कि आपने भी अपने बचपन में सुनी होगी, बिल्कुल यहाँ पर भी उसी तरह से घर घर में सुनाई देती है, जिस तरह से हमारी दादी ने एक बार कहानी सुनाई थी, किस तरह से ऐसे भी मोड़ दे सकते हैं, लेकिन 2-3 पंक्तियों में, ताकि आपको नंबर मिल जाए। बहुत ही स्मार्टली इनके उत्तर देने होते हैं, तो इन बात का ध्यान रखना है। आपके प्रश्नों से हड़बड़ाहट नहीं नज़र आनी चाहिए, है ना। अब आगे देखें, जब व्यावहारिकता का बखान होने लगता है, जब व्यावहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियालिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यावहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। अब देखो, ये प्रश्न ही हमें बता रहा है कि जब हम पहले से तैयार नहीं हैं तो हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो वास्तविकता है, वास्तविक ज्ञान जो हमारे पास है, वो वास्तव में सामने आने लग जाता है। जैसे इसी प्रश्न में ही हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। एक तो इस प्रश्न का उत्तर और दूसरा हमारे एग्ज़ाम देने का हल। देखो, जब व्यावहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकली आइडियालिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे, यानी कि जो हमने रटा हुआ है, जो भी लिस्ट हमने आइडियल बनाई हुई है, वो सब साइड में चली जाती है। हम बिल्कुल नेचुरल वे में आंसर देने लग जाते हैं, उनकी व्यावहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ इसी लाइन में ही आंसर छिपा हुआ है कि जो हमने सीखा हुआ है, जो हमने रटा हुआ है, वो सब तो साइड में चला जाता है। हम जो नेचुरल वे में जो संस्कार हमारे जीवन में डाले गए, जो बचपन से हम धीरे धीरे
सीखते आ रहे हैं अपने अनुभवों से, वही हम बातें हम सूझबूझ के कारण व्यवहार में ले आते हैं और यही व्यावहारिकता का बखान है। व्यवहार में जब हम लाते हैं तब हमारी जो शिक्षा में दी हुई जो रटी रटाई चीज़ें होती हैं वो साइड में चली जाती हैं। बस यही इसका उत्तर, इसी में उत्तर मिल गया। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले उस प्रश्न को समझना जरूरी होता है, बस यही इसका हल है। अब यहाँ हम नवे नंबर पर मैं ये कहूँगी कि जब हम सभी प्रश्नों को हल कर रहे होते हैं तो उसमें किसी भी प्रश्न को अछूता मत छोड़ो। किसी भी प्रश्न को अछूता मतलब कि बिना सॉल्व किए मत छोड़ो, अछूता मत छोड़ो। इससे क्या होगा कि जब हम जो हमारी अपनी नॉलेज है उससे हम जो भी कुछ भी थोड़ा सा भी लिखेंगे, थोड़ा सा जो भी लिखते हैं थोड़ा सा ज़रूर लिखें, तो उससे ये तो होगा कि हमें कुछ तो नंबर मिलेंगे, कुछ नंबर की तो गुंजाइश होगी, है ना, कुछ अंक तो हमें मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर हम लिखेंगे ही कुछ नहीं तो कुछ की भी उम्मीद नहीं रहेगी। इसलिए लिखो ज़रूर, थोड़ा ज़रूर लिखो, चाहे एक शब्द में उत्तर दो, चाहे एक पंक्ति में उत्तर दो, लेकिन लिखो ज़रूर। लिखा हुआ होगा तो अंक मिलने की उम्मीद हो जाती है, इसलिए लिखो ज़रूर, थोड़ा बहुत ज़रूर लिखो। अब आगे देखते हैं। 10वां हमारा ये है कि अगर हम प्रश्न लिख रहे हैं, अगर हम उत्तर जब हम लिख रहे हैं तो उसमें कटिंग मत करो। कटिंग मतलब किसी शब्द को, मैं एक होता है ना कि हम परेशान होकर जब लिख रहे होते हैं तो एक शब्द लिखते हैं तो बार बार काटते हैं, किस बीच ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। नहीं, ये सब मत करो, कटिंग मत करो। कटिंग करने से हमारी बौखलाहट दिखाई देती है, और बौखलाहट दिखाने का मतलब है कि जो एग्ज़ामिनर है वो समझ रहा है कि इसको आता कुछ नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, तो वो मनोवैज्ञानिक ढंग से ही वो हमें हमारी मनोदशा को समझ लेगा एग्ज़ामिनर और हमारे नंबर काट लेगा। लेकिन ये जो कटिंग वगैरह होती ना, ये बिल्कुल मत करो। शब्द कटता भी है, कोई शब्द एक रॉन्ग हो भी जाता है तो उसको स्मार्टली इस तरह से लिखो। जैसे ये कटिंग शब्द है, ये गलती हो गई, इसको काटो, इस तरह से काट दो और दोबारा उसी के साथ में दोबारा नया शब्द लिख दो। तो इससे ये कटिंग पता भी नहीं चल रही कि कटिंग हुई है, लेकिन आपने काट के दोबारा से लिख दिया तो इस पर ध्यान नहीं जाता, इस तरह की कटिंग पर। तो ये जो साफ़ सुथरा रहता है लिखने का जो साफ़ सुथरा ढंग है वही एग्ज़ामिनर को मजबूर कर देता है कि इसको नंबर देने ही हैं। तो इस तरह से हमें एग्ज़ामिनर के साथ के मनोदशा को भी हमने देखना है, समझना है और अपना एग्ज़ाम पूरा करना है। यही हमारी स्मार्टनेस ही होगी कि बिना पढ़े हुए ही हम एग्ज़ाम को किस तरह से पूरा करें, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रश्न पत्र को पढ़ो, बार बार पढ़ो। जब हमें 15 मिनट मिले हुए होते हैं उस 15 मिनट का पूरा उपयोग करो। पूरा उपयोग करो का मतलब है कि 15 मिनट के अंदर अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो हमें कुछ धुंधला सा लगता है, हमें लगता है कुछ भी नहीं आता। दूसरी बार पढ़ोगे तो कुछ शब्द हमें दिखाई देने लग जाते हैं, कुछ शब्द जाने पहचाने जो होते हैं वो दिखते हैं। और अगर जब हम तीसरी बार पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न हमें जाने पहचाने नज़र आने लग जाते हैं। और जब चौथी बार, फोर्थ टाइम जब हम पढ़ते हैं तो फोर्थ टाइम तो पूरा प्रश्न पत्र ही हमें समझ में आने लग जाता है, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र बनता है ना बोर्ड का, ये कठिन नहीं होता। ये 3rd डिवीज़न वालों को ध्यान में रख कर बनाया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। जो प्रश्न पत्र बनाया जाता है तो 1st डिवीज़न वालों को ध्यान में नहीं रखा जाता, 3rd डिवीज़न वालों को ध्यान में रख कर प्रश्न पत्र बनाया जाता है। इसलिए ध्यान रखो कि सिर्फ आपने अपना धैर्य रखना है
धैर्य के साथ आपने प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने पर ही डिपेंड करता है आपका प्रश्न पत्र हल होना, है ना। पढ़ने पर ही डिपेंड करता है, इसलिए बिना टेंशन के अपने एग्ज़ाम देने जाओ। पानी वगैरह साथ में रखो, और पानी जब हम पीते हैं ना, तो उसमें भी एक मैजिकल एक ट्विस्ट आता है, यानी कि हमारा दिमाग जो है वो खुल जाता है, उसके जो बंद तार होते हैं वो भी खुल जाते हैं। इसलिए पानी साथ में रखो, जहाँ भी थोड़ी सी घबराहट लगे एक घूंट पी लो, और साथ में अब आप खुद ही देखोगे कि एक पानी का एक घूंट पीते ही आपका दिमाग जो है एकदम से खुल गया, और आपको समझ में आने लग गया। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, फिर देखो क्या कमाल है, आपने जितना सोचा भी नहीं होगा उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर 80 नंबर का ये प्रश्न पत्र है तो आपको 80 में से 50 भी आराम से मिल सकते हैं, अगर आपने धैर्य से काम किया। 60 क्या 50 क्या, मैं तो कहूँगी कि 60 नंबर भी आपको मिल सकते हैं, 60 भी के भी आप हकदार हैं, अगर आप स्मार्टली इस पर ध्यान देंगे तो। आज का वीडियो मैं इतना ही रखती हूँ, फिर से मिलेंगे। अब प्रश्न पत्र अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट में लिखें, तो मैं उसका भी हल लेकर आना चाहूँगी, आने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज के वीडियो को यहीं विराम देते हुए आगे चलते हैं। बाय बाय।